आप सोच रहे होंगे कि हम आपको आज ये घर क्यों दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक घर की तस्वीर आपको थोड़ा कौतूहल तो आप में पैदा करती ही होगी। चार्ल्स डार्विन नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। 12 फरवरी 1809 को चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था। चार्ल्स डार्विन का जन्म यहीं हुआ था। यहीं मतलब इंग्लैंड के श्रूसबरी शहर के इसी घर में। चार्ल्स डार्विन, जाहिर सी बात है कि जब हम डार्विन की बात करते हैं तो डार्विन के सिद्धांत हमें याद आने लगते हैं। अगर मैं डार्विन के इतिहास से थोड़ी सी जानकारी आपको बताऊं तो इस शहर में श्रूसबरी जो ये शहर है, दरअसल वो इंग्लैंड और वेल्स दो राज्यों के, ब्रिटेन के दो राज्यों के बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है। छोटा सा, बहुत सुंदर सा शहर और ब्रिटिशर्स का शहर। पिछले 2 साल के मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आपको बताऊं, ये शहर मुख्य तौर पर धनी मनी और बहुत संभ्रांत लोगों का है। चार्ल्स डार्विन उसी धनी मनी संभ्रांत परिवार में से एक परिवार का हिस्सा थे। डार्विन के माता पिता डॉक्टर थे और वो चाहते थे कि डार्विन भी डॉक्टर बने। लेकिन डार्विन को शौक क्या था? शिकार का, घुड़सवारी का और प्रकृति से बातें करने का। 22 साल की उम्र में उनके पास एक मौका आया बीगल नाम के जहाज से पूरी दुनिया घूमने का, और वो मौका उन्होंने जाने नहीं दिया। 1831 से 1836 तक वो 5 साल तक दुनिया घूमते रहे। जहाँ जहाँ रुकते वहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंग, पत्थर, चट्टान उनके हिस्से जमा करते और उस पर कुछ रिसर्च करते। जब वो लौट के आते हैं इंग्लैंड 36 के बाद, फिर उनका लिखना, उनका काम करना शुरू होता है। 1857 में उनकी पहली किताब आई ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उस किताब में जो उन्होंने उद्घोषणा की, उस उद्घोषणा को अगर हम ध्यान दें तो हमें लगता है कि वो एक ऐसी बात थी कि जिसके बाद पूरी दुनिया उनके उस अनुसंधान के पीछे पागल हो गई। क्या उद्घोषणा करते हैं? वो कहते हैं कि सारे जीव जंतु एक ही तरीके से, एक ही प्रजाति के, और उनका धीरे धीरे उनकी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उनका विकास हुआ है। डार्विन के सिद्धांत से पहले दरअसल ये माना जाता था कि धरती पर जितने जीव जंतु हैं सब ईश्वरीय कृपा, किसी दैवीय शक्ति की देन है, और सब अपनी स्थिति, आकार, रंग रूप से ऐसे ही हैं। डार्विन इसको नकारते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा शुरू होती है, इस पर रिसर्च शुरू होता है, वैज्ञानिक कसौटी पे उनको कसा जाता है और बाद में वो सब बातें सही साबित होती हैं। अब डार्विन से कई तरह के सवाल होते हैं कि आपने कह दिया कि सब एक जगह से निकले हैं, एक जगह से सबका विकास हुआ है, सबकी उत्पत्ति हुई है, परिस्थिति के हिसाब से सब चीज़ें बदली हैं, तो मनुष्य के पूर्वज कौन थे? अब देखिए, 2 तरह की भ्रांतियां पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। उन भ्रांतियों की बात भी, चूंकि देखिए जब डार्विन के बारे में हम बात करेंगे तो डार्विन पे जैसे ही आप गूगल करते हैं हज़ारों लाखों पेज आपको मिलेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि डार्विन मेरा व्यक्तिगत मानना है और आप सबका भी मानना होगा कि शायद वो मानव इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। तो जब डार्विन के साथ जब कुछ चीज़ें जुड़ती हैं तो आप में से हर किसी ने सुना होगा। जैसे ही हम डार्विन की बात करते हैं, हम सब लोग कहते हैं कि अच्छा वही जिन्होंने कहा था कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा कहा था? दरअसल डार्विन ने ये कहा था, जब उनसे कहा गया कि भाई मनुष्य के पूर्वज कौन थे, आप उसके बारे में बताइए, तो फिर डार्विन ने एक किताब लिखी, डिसेंट ऑफ मैन। 1871 में वो किताब पब्लिश होती है। उसमें वो बताते हैं कि दरअसल
मानवाकार जो बंदर हैं उनको अगर माना जाए तो वो मनुष्य के पूर्वजों के सबसे करीब है। और हमने आनन फानन में क्या किया, हमने मान लिया कि वो हमारे पूर्वज थे। दरअसल वो ऐसा नहीं कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं हमारे सबसे करीब हैं, मतलब उनके हाव भाव, उनके रंग रूप उस तरीके से थोड़े मिलते हैं। तो अगर आप उसको मैं बहुत सामान्य शब्दों में समझाऊं तो वो हमारे पूर्वज नहीं है, वो हमारे ममेरे फुफेरे चचेरे मौसेरे हो सकते हैं अगर उसको ऐसे समझिए तो, लेकिन उनको हम अपना पूर्वज नहीं मान सकते, क्योंकि उनके पूर्वज और हमारे पूर्वज एक बराबर हो सकते हैं या कहीं मिलते जुलते होंगे। खैर, इसको थोड़ा और समझने की ज़रूरत है। डार्विन के सिद्धांत के हिसाब से, जैसा मैंने कहा कि मानवाकार बंदर हमारे सबसे करीब है, और धार्मिक कारणों से हमने पूरी दुनिया में हमने ये बात फैलाई और हमने मान लिया कि वो पूर्वज ही, बंदर ही हमारे पूर्वज थे। कुछ चीज़ें जो उनकी किताब से आपको समझ में आएगी या उनके आविष्कार से समझ में आती है, जैसे वो कहते हैं कि जैसे डेवलपमेंट होता है, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट में क्रमिक विकास के जो चक्र है, उसमें अगर आप देखें तो कुछ लोग ज़मीन पर चलते रह गए, कुछ लोग पेड़ों पर बस गए, कुछ कहीं और चले गए, और सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां अपने अपने हिसाब से बदल गई। उसमें एक और भ्रांति है, जब आप गूगल पे भी सर्च करते हैं तो उनके साथ जुड़ी हुई मिलती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो सेंटेंस है और ये जो बात है, ये डार्विन ने कही थी। दरअसल डार्विन ने नहीं कही थी। डार्विन की किताब के 5 साल बाद उनकी आलोचना और उनकी समालोचना कह लीजिए, उसमें जब एक किताब छपी, हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा, किताब का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, 1864 में वो किताब पब्लिश होती, उसमें उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की। तो दरअसल डार्विन ने नहीं कही है, लेकिन ये बात, दोनों बातें, बंदरों वाली बातें भी और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात भी, दोनों डार्विन के साथ जोड़ दी गई है। लेकिन डार्विन ने जो कहा, डार्विन ने जो बताया, वो आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये जानना महत्वपूर्ण है कि मनुष्य मनुष्य है। डार्विन किस धरती, श्रूसबरी से मैं आप सब लोगों को एक बार फिर याद दिलाता हूँ कि डार्विन 12 फरवरी 1809 को पैदा हुए इसी घर में, और 73 साल की उम्र में अप्रैल में उनका निधन हो गया। तो आज की बात, आज की चर्चा डार्विन पर रही, और ये घर आपको देखकर अंदाज़ा लग गया होगा कि डार्विन दरअसल बहुत संपन्न और संभ्रांत परिवार से थे, और वहीं से उनको ये कुछ अलग करने की एक छूट भी मिली, और उसका परिणाम हम सब ने देखा।